दिल्ली के कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति की सशक्त तस्वीरों ने बता दिया, अब उनके सामने उड़ान भरने के लिए खुला आसमान है। इस साल के परेड में महिलाओं ने सैन्य बलों में नेतृत्व की भूमिका निभाई। परेड में महिलाओं की भागीदारी बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा के क्षेत्र में भी महिलाओं की दमदार मौजूदगी है। आज का सबसे ऐतिहासिक क्षण है सीआरपीएफ की पूरी पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रही 26 साल की जम्मू कश्मीर की बेटी असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला। ये पहली बार है जब एक महिला अधिकारी 140 से ज्यादा पुरुषों की टुकड़ी की कमान संभाल रही है। परेड में नारी शक्ति का अद्भुत और अदम्य पराक्रमी कौशल देखने को मिला। सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला जाबाजों ने जलवा बिखेर दिया। देश की होनहार बेटियों ने मोटरसाइकिल पर डेयर डेविल्स एक्ट कर शौर्य के साथ साहस का अद्भुत प्रदर्शन किया। असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग और नवीन कुमारी के नेतृत्व में महिला बाइकर्स ने महिलाओं की बहादुरी, वीरता और दृढ़ संकल्प को सबके सामने रख दिया। बाइक फॉर्मेशन में करतब दिखाते महिलाओं के मार्च ने देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज कर्तव्य पथ पर बाइक पर मौत को मात देते हुए ये नारी शक्ति एक बार फिर से नया अध्याय लिख चुकी है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर के वो योद्धा दिखाई दिए जिन्होंने आतंकिस्तान को धुआं-धुआं कर दिया था। भारत के आसमान में राफेल की गर्जना पाकिस्तान और छिपे बैठे आतंकियों के कानों में गूंजी होगी। यही वो भारत की ताकत थी जिसने कुछ ही घंटों में 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र खोदकर आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। राफेल ने विजय फॉर्मेशन में उड़ान भरी। अभी मुनीरन आर्मी कांप ही रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखी। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस मिसाइल, सुखोई, आकाश मिसाइल और दूसरे काउंटर ड्रोन गन्स का डिस्प्ले किया गया। इन तस्वीरों के जरिए आतंकिस्तान को सीधा मैसेज दिया गया, मैसेज कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की सेना के शूरवीर अगले राउंड में पाक का इतिहास और बदल देंगे। सेना का शौर्य देख भारतीयों का सीना चौड़ा हो रहा था तो दुश्मनों का कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि आसमान में कर्तव्य पथ के ऊपर प्रहार फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स की गर्जना सुनाई दी। सेना का ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेकर उड़ा। हिंद की सेना की दहाड़ से दुश्मनों के दिल दहल गए होंगे। नए भारत की बुलंद तस्वीर दिखाई दी। तीनों सेनाओं ने दिखा दिया कि बुरी नजर रखने वालों का ये नया हिंदुस्तान क्या हश्र कर सकता है। आसमान में अपाचे हेलीकॉप्टर की गर्जना है और नीचे भीष्म टैंक शान से चल रहे हैं। एमआई हेलीकॉप्टर ध्वज फॉर्मेशन बनाकर जवानों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, तो वहीं रुद्र हेलीकॉप्टर प्रहार फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए दुश्मनों का दिल दहला रहे हैं। हर नापाक मंसूबे को ध्वस्त करने वाला आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अपनी चमक बिखेर रहा है। ये नया हिंदुस्तान है। सिर्फ मशीन ही नहीं, इन शिकारी नजरों से भी दुश्मन बच नहीं पाएगा। ये वो शिकारी बाज हैं जो दुश्मन की रडार को चकमा दे देते हैं। इनकी निगाह से छिपना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। यही तो मजबूत भारत की बुलंद तस्वीर है, जहां थल, नभ और जल तीन सेनाओं के कदमताल से देश का जोश हाय है। भारत ने हवा से लेकर जमीन तक अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना दिया है, लेकिन कभी डिफेंसिव रहने वाली भारतीय सेना अब अग्रिम मोर्चे पर एग्रेशन वाले मोड में रहती है, जिसकी झलक दिखी दिव्यास्त्र और शक्ति बाण जैसी टुकड़ियों के जरिए, जिसकी तैयारी भारतीय सेना ने कुछ साल पहले ही शुरू कर दी थी और इसका फाइनल फॉर्म देखने को मिला गणतंत्र दिवस के मौके पर। कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट रमन कर ने शक्ति बाण का नेतृत्व किया तो सूबेदार किरण मेदर के हाथ दिव्यास्त्र की कमान थी। दरअसल नई स्ट्रेटजी के तहत करीब 26 आर्टिलरी रेजिमेंट को शक्ति बाण रेजिमेंट में बदला गया। शक्ति बाण रेजिमेंट में आर्टिलरी के साथ ही ड्रोन, स्वॉर्म ड्रोन और लाइटरिंग और म्यूनिशन भी शामिल है। इसकी रेंज 100 से 400 किलोमीटर है, जबकि तोपखाना रेजिमेंट में 34 रेजिमेंट को दिव्यास्त्र में बदला जाएगा, जिनके पास ड्रोन और लाइटरिंग एम्यूनिशन होंगे। यानी ये रेजिमेंट पाक चीन सीमा पर सिर्फ तोप लेकर ही डटे नहीं रहेंगे, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और चलने फिरने वाले एम्यूनिशन सिस्टम के जरिए पहले से ज्यादा सटीक वार कर सकेंगे। राजस्थान के नागौर में गणतंत्र दिवस पर देश को दहलाने की साजिश रचने का खुलासा हुआ। पुलिस की टीम ने फरीदाबाद मॉड्यूल में पकड़े गए अमोनियम नाइट्रेट से भी 3 गुना ज्यादा मात्रा में पकड़कर यहां पर दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया।
पुलिस की हिरासत में मौजूद यही वो शख्स है जिसने अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा जमा किया था, जिसका नाम है सुलेमान, जिसका इस्तेमाल दिल्ली की तरह धमाकों में किए जाने की आशंका है। नागौर में पुलिस ने 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया, जबकि फरीदाबाद में बरामद विस्फोटक 3200 किलो ही थे। कुल इसमें लगभग 10,000 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया और भारी मात्रा में डेटोनेटर्स और डेटोनेटिंग वायर। यहाँ पुलिस ने कई सोर्स से इसकी जानकारी जुटाई, जिसे अभय कमांड सेंटर में एनालाइज किया गया। जिले में बड़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय और भंडारण किया जा रहा है और समय रहते एक्शन भी ले लिया गया। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार ने मदरसों में तिरंगा फहराने का। हालांकि ये बच्चे अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। मदरसे का संचालक बच्चों से देशभक्ति के बजाय मजहबी नारे लगवा रहा है। यह हरकत हुई है बागपत के गौना गांव में, जहां एक मदरसे ने रिपब्लिक डे पर रैली निकाली। बच्चों के हाथों में तिरंगे थामे गए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद शुरू हुआ मजहबी खेल। देशभक्ति के इस पावन पर्व को धर्म प्रचार का मैदान बना डाला। जहां देशभक्ति के नारे लगाने थे, वहां पर मजहबी नारे लगवाने शुरू कर दिए। मदरसा संचालक की इस हरकत से लोगों में काफी गुस्सा है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। यूपी के आगरा का ताजमहल भले ही दुनिया के वंडर्स में शामिल हो और भारत का गौरव हो, लेकिन हिंदूवादी संगठनों की ओर से कई बार इसके मंदिर होने का दावा किया जाता रहा है, जिसे देखते हुए यहाँ किसी भी तरह के झंडों को लेकर के जाने पर पाबंदी है। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ आज तिरंगा फहरा दिया, जिसने यहाँ की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। एक तरफ कर्तव्य पथ पर सुरक्षा प्रहरी अपने शौर्य दिखा रहे थे, तो दूसरी ओर हिंदू महासभा के कुछ लोग ताजमहल परिसर में सनातन का शौर्य दिखाने पहुंच गए और तिरंगा लहरा दिया। जिस ताजमहल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता आम सैलानी बनकर परिसर में दाखिल हुए और अचानक तिरंगा लहराते हुए राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर दिया। हिंदू महासभा के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने पहले तीर धनुष वाला एक्शन भी किया, ताकि वो सैलानी की तरह लगे रील बनाते हुए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल के बाद एएसआई और सीआईएसएफ में हड़कंप मच गया। दोनों ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ताजमहल बनने के बाद पहली बार इस तरह से तिरंगा लहराया गया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सीएम योगी वर्सेस अखिलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है और मुद्दा है शिक्षा। सीएम योगी ने 24 घंटे पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए, तो अखिलेश ने पलटवार करते हुए पीडीए पाठशाला की याद दिला दी। यानी कि सीएम योगी 9 साल पहले की शिक्षा प्रणाली का चिट्ठा खोल रहे थे। बता रहे थे कि कैसे पीडीए का राग अलापने वाली सपा के राज में न पढ़ने के लिए भवन थे, न बच्चे थे और न ही शिक्षक, और बीजेपी सरकार ने आते ही शिक्षा का कायाकल्प कर दिया। जो लोग चिल्ला रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय, बंदी के कगार पर थे। आज ऑपरेशन कायाकल्प ने उसकी सचमुच बेसिक शिक्षा की कायाकल्प करके रख दी है। योगी के ऑपरेशन कायाकल्प के जवाब में अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। पोस्ट के जरिए शिक्षकों के प्रदर्शन की बात कही और उत्तर प्रदेश में शिक्षा के पटरी होने की वजह पीडीए पाठशाला आंदोलन को बताया। अखिलेश यादव यूं तो कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार और बीजेपी को घेरते रहते हैं, लेकिन अब अखिलेश ने सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर के भी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्टी दफ्तर में आयोजित कार्यक्रम में अखबार पढ़कर सरकार को कोसा। दबदबे की बात करने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने फिर हुंकार भरी है। बृजभूषण ने कहा है कि वो रिटायर नहीं हुए हैं, सांसद बनकर वापसी जरूर करेंगे, क्योंकि उन्हें षड्यंत्रकारियों को जवाब देना है। गोंडा में उन्होंने फिल्मी अंदाज में बोलते हुए कहा कि वो झुकने वाले नहीं हैं। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझको नहीं रिटायर किया, षड्यंत्र ने रिटायर किया, तो उन षड्यंत्रकारियों के लिए बृजभूषण सिंह एक बार लोकसभा जाएंगे जरूर। अंदाज और तेवर वही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं।
तो अंदर एक टिस फिर सांसद न बन पाने की, जिसके लिए वो अपने विरोधियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और खुले तौर पर विरोधियों को चैलेंज दे रहे हैं। लोहा लेना चाहेगा उसका लोहा बजेगा, ये सर नहीं झुकेगा। शरीफ के आगे झुकेगा, गरीब के आगे झुकेगा, सबके आगे नहीं झुकेगा। हालांकि ब्रजभूषण सिंह खुद को अभी भी सांसद से ऊपर ही मानते हैं। सांसद पद से मैं ऊपर हूं इस समय, मान लीजिए हमारी बात। सांसद कहीं हमारे सामने टिकता नहीं है, लेकिन एक बार खंभा और गाड़ेंगे जरूर। दबदबे वाले ब्रजभूषण सिंह के इस तेवर से सियासी हलचल मचना तो तय है। एआईएमआईएम के नेता पूरे देश को हरे रंग से रंगना चाहते हैं, समृद्धि के मोर्चे पर नहीं बल्कि अपनी कट्टरवादी सोच के स्तर पर, अपनी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। अब एआईएमआईएम से नई नवेली पार्षद सहर शेख कहां कम थी, जो पठान साहब ने भी एंट्री मार दी। सहर मुंब्रा तक पहुंची थी, वारिस पठान पूरे देश तक पहुंच गए देश को हरा कर देने वाला ख्वाब लेकर। लेकिन पठान के ख्वाब की खबर ली फायर ब्रांड गिरिराज ने। यहाँ जो भी मुसलमान है बता दे कि औरंगजेब का औलाद है, बाबर का औलाद है। अगर औरंगजेब और बाबर का औलाद नहीं है तो सभी तो कन्वर्टेड है, सब राम के ही औलाद है। राजनीति के इस हरे रंग पर राजनीति लाल हो गई है और बयान दोनों तरफ से दागे गए हैं। तो इसी तरह की पटांग बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं। वैसे मुमकिन ये भी है कि वारिस पठान को एक नई पार्षद का रातों रात सुर्खियों में आना अखर गया होगा। पार्टी के अंदर कॉम्पिटिटर नजर आया होगा, लिहाजा वे सहर शेख से आगे निकलने की ठान रहे हो। कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती देने वाली श्रृंखलाओं का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। सिंधिया, देवड़ा, जितिन प्रसाद जैसे नेताओं के पार्टी से हटने के बाद शशि थरूर ने झंडा बुलंद किया है और अब शकील अहमद जैसे राहुल के पुराने राजदार भी उन्हें कमजोर बताने लगे हैं, तो तेज प्रताप भी तंज कसते हुए नजर आए। जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर से टूट का दौर शुरू होने के आसार हैं। शकील अहमद के साथ ही राशिद अलवी ने भी यही लाइन पकड़ ली है। नसीमुद्दीन तो इस्तीफा तक दे चुके हैं। वहीं तेज प्रताप यादव ने तो राहुल पर गजब की चुटकी ले ली। राहुल गांधी जी को जब फटफटिया चला रहे थे तो उसी समय कर लेना चाहिए था। राहुल गांधी जी फटफटिया मास्टर हैं। तेज प्रताप भी राहुल को डरपोक मानते हैं। तो डरपोक ये है राहुल गांधी, इसको कौन सा दो मत है। तेज यहीं पर नहीं रुके, कहा कि वो सिर्फ बोलते हैं। खाली मुंह पे बोल दिया कि अयोध्या जाएंगे, राम जी का दर्शन करना, अभी तक गया नहीं, पूजा करते हैं। क्यों नहीं गया राहुल गांधी? जाना चाहिए था ना उसको। जबकि खुद तेज प्रताप अपनी सियासी जमीन इस वक्त तलाश रहे हैं।